जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल मां डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग S5 का यूनिट 4 देख रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर चुके थे। आज जो हमारा फ्रेंड सेशन होगा वो हमारा होगा पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हमारा जो ये यूनिट है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है। चूंकि टॉपिक छोटे छोटे हैं, मैंने इसको कवर करने का प्रयास किया है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग इजी समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं संक्रामक रोग का। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है संक्रामक रोग। फ्रेंड्स, संक्रामक रोग वैसा रोग होता है जो संक्रमण से फैलता है, अर्थात जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से आए या अप्रत्यक्ष रूप से आए, तो जो रोग फैलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। इसमें जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ उठता है, बैठता है, बोलता है, बात करता है या खाना खाता है, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ यदि संपर्क में आता है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स संक्रामक रोगों के प्रकार। तो फ्रेंड्स, इसमें दो प्रकार के संक्रामक रोग हो सकते हैं, एक संचारी और एक हमारा एक संसर्ग रोग और दूसरा संचारी रोग। समझ लेते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। तो संसर्ग रोग की बात करें तो वैसा रोग जो प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने के कारण फैलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसर्ग रोग बोलते हैं। जैसे इसमें आपका आंख आना हो गया, काली खांसी हो गया, दांत का खुजली हो गया, खसरा हो गया, ये सब जो बीमारियां फ्रेंड्स ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने के कारण होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसर्ग रोग बोलते हैं। संचारी रोग की बात करें तो वह रोग जो अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने के कारण होता है, जैसे आपका डिप्थीरिया हो गया या इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब संचारी रोग के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, तीसरा जो है वह संक्रामक रोग के सामान्य लक्षण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण उसके बॉडी में, उसके शरीर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला होगा कि फ्रेंड्स उसका जो बॉडी होगा वो कमजोर हो जाएगा, उसके जो त्वचा होंगी, जो स्किन होगी वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसको ठंड लगेगा, वो वीकनेस फील होगा, उसको तेज ज्वर आएगा, अर्थात बुखार उसको बहुत तेज होगा। तो ये सब जो भी लक्षण है फ्रेंड्स वो संक्रामक रोग के लक्षण हो सकते हैं। काम करते ही वो जल्दी थक जाएगा, काम करने की इच्छा न होना, पढ़ने में मन न लगना, ये सब क्या है, संक्रामक रोग के लक्षण हो सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो विद्यालय में होने वाले सामान्य संक्रामक रोग। फ्रेंड्स, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं डीएलएड में वो क्या है, प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है, अर्थात विद्यालय में बच्चों को कौन कौन से सामान्य लक्षण देखने को मिल सकते हैं। संक्रामक रोग की बात करें तो सबसे पहला फ्रेंड्स हो सकता है उनके अंदर कि उनका आंख आना या आंख दुखने की बात कर ले, या दांत का खुजली हो गया, या जुकाम हो गया, या बुखार हो गया, ये सब क्या संक्रामक रोग है जो जनरली सामान्य तौर पे किसी भी विद्यालय में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला वह है वायु द्वारा फैलने वाला रोग, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी रोग हैं जो वायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आते हैं और हमें संक्रमित करते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति बोलता है, खांसता है, छींकता है या थूक फेंकता है, तो उसके थूक में या उसके वायु में जो वायु वो छोड़ रहा है उसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, और जब वो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में उसके सांस के द्वारा अंदर जाता है तो दूसरा व्यक्ति भी क्या होता है, वो संक्रमित हो जाता है उसी रोग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब क्या था, वायु के द्वारा फैलने वाले रोग है। कुछ बीमारी के बारे में मैंने लिखा है, एक एक करके समझ लेते हैं। बहुत सारी बीमारी है, बट मुख्य रूप से ये देख सकते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो वह है चेचक। चेचक क्या होता है, लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है। तो फ्रेंड्स, चेचक आप सब लोगों ने सुना होगा, इसका अन्य नाम शीतला भी इसको बोलते हैं या बूढ़ी माता भी बोलते हैं। यह एक बहुत ही भयंकर और अत्यंत ही विनाशकारी क्या है, रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है ना उसके शरीर पे छोटे छोटे दाने देखने को मिलेंगे, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। छोटे दाने को जनरली लोग छोटी माता बोलते हैं और बड़े दाने को बड़ी माता बोल जाते हैं। ऐसा देहातों में आप लोग को देखने को, सुनने को गाँव में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही भयानक और अत्यंत कष्टकारी रोग होता है, जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, दाने दाने हो जाते हैं, उसको बहुत तेज ज्वर आता है, शरीर वीकनेस हो जाता है, शरीर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, उल्टी आता है, सिर दर्द करेगा, पीठ दर्द करेगा। तो ये सब क्या बहुत सारे इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर उपचार की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, साथ से नीम के पत्ते से उसके बॉडी पे जो भी दाने होते हैं है ना, उस पर सहलाना चाहिए, साथ ही साथ दूध के साथ उसको मुनक्का देना चाहिए, उसको हवादार कमरे में रखना चाहिए, साथ ही साथ असावधानियों से बचना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति से संपर्क में ना आए। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब इसके उपचार हो सकते हैं।
आइए दूसरा बात कर लेते हैं, वो है हमारा खसरा के बारे में। फ्रेंड्स तो चेचक की तरह यह भी एक बहुत ही अत्यंत विनाशकारी भयानक रोग होता है। ठीक है, ये एक व्यस्त व्यक्ति के लिए कष्टकारी तो होता ही होता है, साथ ही बच्चों के लिए एक बहुत ही घातक बीमारी होता है। ठीक है, तो खासकर बच्चों को इस बीमारी से हम लोग को बचाना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति होता है, जो भी बच्चे होता है, उसका आंख, उसका गुर्दा क्या होता है, वो खराब हो जाता है। ये 6 से 12 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यह भी एक विषाणु जनित रोग है जो कि स्पर्श या संपर्क में आने से व्यक्ति को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें व्यक्ति का जो आंख होता है, आंख बहता है, नाक बहता है ना। इसके अलावा छींक आना, सूखी खांसी, साथ साथ जो बुखार होता है वो 102 डिग्री तक भी हो सकता है। बात करते हैं इसको उपचार के फ्रेंड्स, तो फीवर जो भी आता है, बुखार आता है, उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल देते हैं। इसके साथ माथे पे ठंडी पट्टी डालते हैं, उसको लगातार ORS देते हैं, क्योंकि इसमें उल्टियां भी होती है। तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए बॉडी में, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, पानी की कमी से बचने के लिए व्यक्ति को समय समय पे क्या होना चाहिए, ORS का घोल भी देना चाहिए। साथ ही रोगी को हवादार कमरे में रखना चाहिए और तेज रोशनी से बचाना चाहिए। इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है। अगला फ्रेंड्स वो है काली खांसी। आप सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स, काली खांसी जिसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स कुकुर खांसी कहने का मतलब कि जब ये काली खांसी किसी व्यक्ति को होता है और जब ये तीव्र हो जाता है अर्थात तेज हो जाता है, तो खांसते खांसते जो व्यक्ति का खांसी होता है ना, वो कुत्ते की आवाज की जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही कष्टकारी होता है। खासकर यह बीमारी जो है फ्रेंड्स रात को बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि सोते समय जो हमारा जो टॉन्सिल होता है वो काफी ज्यादा टच करता है ना हमारे ग्लैंड को, इसलिए ये बीमारी रात को ज्यादा तेज हो जाता है। ये फ्रेंड्स एक जीवाणु जनित रोग होता है, जो अगर कोई व्यक्ति खांसे और दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में है तो वो व्यक्ति उससे संक्रमित हो जाता है। साथ ही साथ इसमें खांसते खांसते व्यक्ति का मुंह लाल हो जाता है, आंख में पानी आता है, उल्टियां भी हो जाती है। तो ये सब काली खांसी का कारण है। उपचार की बात करें फ्रेंड्स, तो जन्म के कुछ समय के बाद ही बच्चों को काली खांसी का टीका लगवाना चाहिए। व्यक्ति को गर्म बिस्तर पर रखना चाहिए, उसको हवादार कमरे में रखना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति इसके संपर्क में ना है, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस बीमारी के लिए एलोपैथी से ज्यादा जो बेस्ट होता है वो होम्योपैथी को बोला गया है। तो एक अच्छे डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज अवश्य कराना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो भोजन व्यक्ति करे, इस रोग से ग्रसित जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो वसा रहित भोजन उसको देना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तपेदिक या क्षय रोग। फ्रेंड्स तपेदिक या क्षय रोग, इसको याचमा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी एक बहुत ही कष्टकारी रोग होता है जो कि संक्रमण से फैलता है। फ्रेंड्स इस बीमारी का जो खोज है वो रॉबर्ट फोच ने 1882 ईस्वी में इस रोग की खोज की थी। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक मानवीय और एक पाश्विक। मानवीय कहने का मतलब ये मनुष्य को भी होता है और पाश्विक अर्थात ये पशुओं को भी होता है, अर्थात जानवरों को भी ये तपेदिक के क्षय रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो रोगी होता है ना, उसका जो थूक होता है, जो बलगम होता है ना, उसको जला देना चाहिए, उसको यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी कीटाणु होते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंच अगर जाए तो वह व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो सकता है। साथ ही साथ कभी कभी ये वंशानुक्रम के कारण भी ये रोग देखने को मिलता है, अर्थात अगर किसी बच्चे के माता पिता को पहले ये बीमारी हुआ है तो ऐसी संभावना है कि उस व्यक्ति को भी यह क्षय रोग या तपेदिक रोग या याचमा रोग हो सकता है। तो ये एक वंशानुक्रम रोग होता है। इसमें सीने में दर्द होता है, बहुत तेज जो होता है फ्रेंड्स, इसमें 102 से लेकर 104 डिग्री तक भी बुखार हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, थूक के साथ कभी कभी खून भी आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं उपचार की, तो जल्द से जल्द इसमें डॉक्टर से संपर्क बनाए और साथ साथ उससे बराबर कंसल्ट करते रहे। साथ ही साथ रोगी को दूसरे से पृथक रखते, अलग रखते, दूसरे कमरे में रखते, साफ सफाई की जरूरत होती है, डॉक्टर से लगातार मिलते रहे। साथ ही साथ रोगी को टेंशन ना दे, उसको बराबर मोटिवेट करते रहे, प्रेरित करते रहे, अर्थात उसको चिंता मुक्त बनाए रखें, तब जाकर व्यक्ति क्या होगा, इस रोग से बाहर निकल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है भोजन। फ्रेंड्स भोजन बहुत ही कॉमन वर्ड है। भोजन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो भोजन वह भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ का वह समूह जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक हो, वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। अर्थात हम जो भी अपने दैनिक जीवन का कार्य करते हैं उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन को ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है और उसी ऊर्जा के कारण हम लोग किसी भी कार्य को कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं भोजन की आवश्यकता। तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स कि भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग को अपना दैनिक जीवन
का जो भी कार्य है उसको करना होता है। उस कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। तो वो एनर्जी ताकत हमें कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स, सुबह में भोजन से ही तो प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पौष्टिक तत्व। फ्रेंड्स पौष्टिक तत्व अर्थात भोज्य पदार्थ में उपस्थित वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही क्या करता है, पौष्टिक तत्व कहलाता है। अगला बात कर लेते हैं तो भोजन के पौष्टिक तत्व, कौन कौन से पौष्टिक तत्व है फ्रेंड्स। तो अभी इसी यूनिट में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो विटामिन आपका पोषक तत्व आ गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, सब क्या है, भोजन के पौष्टिक तत्व है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बात कर लेते हैं अपौष्टिक तत्व, यानी उसका उल्टा। अपौष्टिक अर्थात वैसा भोजन जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को क्या करे, नुकसान पहुंचाए या हमारे शरीर को कोई फायदा भी ना दे, उस वैसे भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अपौष्टिक भोजन बोलेंगे। उसके बाद कर लेते हैं फ्रेंड्स अपौष्टिक भोजन के कारण। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति अपौष्टिक भोजन लेता है। तो सबसे पहला आ सकता है निर्धनता, यानी कि गरीबी के कारण या पैसे के अभाव के कारण वो व्यक्ति पौष्टिक तत्व नहीं ले पाता है, या अगर पैसा है भी तो हो सकता है कि उसको उसका ज्ञान न हो, यानी कि ज्ञान की कमी के कारण भी व्यक्ति क्या होता है, अपौष्टिक तत्व लेते रहता है, अपौष्टिक भोजन खाते रहता है। साथ ही साथ समय का अभाव होने के कारण भी व्यक्ति पौष्टिक तत्व नहीं ले पाता है, ये भी हो सकता है। या अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है किसी रोग से, तो ऐसा होता है कि फ्रेंड्स रोग में व्यक्ति को खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक कारण हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अपौष्टिक भोजन के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपौष्टिक भोजन अर्थात उसके भोजन में पौष्टिक तत्व नहीं है तो कौन कौन से लक्षण होगा। तो सबसे पहला तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, उसकी त्वचा ढीली हो जाएगी, काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, अगर वो व्यक्ति काम करता भी है तो वो जल्दी थक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तुरंत गुस्सा हो जाएगा। तो ये सारे बहुत लक्षण जो होगा वो अपौष्टिक भोजन के हो सकते हैं। आगे बात करने का फ्रेंड्स हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कुपोषण। फ्रेंड्स कुपोषण एक बीमारी है, एक रोग बोल सकते हैं। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति वैसा भोजन ले जिसमें पौष्टिक तत्व ही ना हो, अर्थात उसके भोज्य पदार्थ में अपौष्टिक तत्व हो, सच विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब की कमी हो, या भोजन वो कम मात्रा में ले या वो भोजन ज्यादा मात्रा में ले, अगर इन सब की कमी होती है तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कुपोषित कहा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कुपोषण बोलेंगे। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुपोषण से होने वाले रोग। तो कुपोषण से फ्रेंड्स कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो अगर आप कुपोषित हैं या कुपोषण से ग्रसित हैं, यानी कि आपको जो भी प्रोटीन है, जो भी विटामिन है या जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो आपको वो पौष्टिक तत्व आपको नहीं मिल रहा है। अर्थात कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो प्रोटीन की कमी के कारण आपको क्वाशियोर्कर रोग हो सकता है, सूखा रोग हो सकता है, और शादी रोग हो सकता है। साथ ही साथ विटामिन ए के कारण रतौंधी हो सकता है, विटामिन बी के कारण आपको बेरी हो सकता है, विटामिन सी के कारण आपको सकरवी रोग हो सकता है, विटामिन डी के कारण आपको रिकेट्स हो सकता है, या अगर आपके बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो आपको एनीमिया भी हो सकता है। तो ये सब कुपोषण से होने वाले रोग होते हैं। आगे बात कर लेते हैं तो कुपोषण से उत्पन्न होने वाले रोगों के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति कुपोषित हो जाता है कौन कौन से लक्षण उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्या होगा कि जो भी व्यक्ति कुपोषित होगा उसके शरीर का जो भी फैट होगा वो असामान्य तरीके से समाप्त होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो उसका फैट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। सांस लेने से संबंधित बीमारियां उसके अंदर देखने को मिलती है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, उसको ठंड लगना शुरू हो जाएगा, और तेज ज्वर आएगा यानी कि फीवर आएगा, व्यक्ति जल्दी थक जाएगा, काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चोट लगने पर ज्यादा पेन होगा, ज्यादा दर्द महसूस होगा। तो ये सब क्या होता है, कुपोषण से होने वाले रोगों के लक्षण है। अब बात कर रहे थे कुपोषण के कारण, कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स मैंने बताया कि निर्धनता, यानी कि अगर कोई माता पिता गरीब है तो वो पौष्टिक भोजन अपने बच्चे को नहीं करा पाता है तो वो भी क्या होगा, कुपोषण का शिकार हो सकता है। साथ ही साथ अज्ञानता, यानी कि उसको सही ज्ञान नहीं है कि कौन सा भोजन देना, तो वहां भी ये बीमारी हो सकता है। साथ ही साथ अगर इसका टीका नहीं लगाया जाए बच्चे को तो भी वो व्यक्ति कुपोषित हो सकता है। समय पर भोजन का न मिलना, या घी, पनीर, जो भी आपके पौष्टिक भोज्य तत्व है वो भोजन में उपलब्ध न हो पाना, चाहे वो कॉस्ट के कारण हो या जो भी कारण हो, अगर वो आपके भोज्य पदार्थ में नहीं तो भी व्यक्ति क्या होगा, कुपोषित हो सकता है। साथ ही दिन में साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य विकार के कारण भी व्यक्ति क्या होगा, कुपोषित हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कुपोषण दूर करने के क्या क्या उपाय हैं।
तो फ्रेंड्स, कुपोषण दूर करने का उपाय की बात की जाए तो सबसे पहले जो निर्धनता थी उस निर्धनता को कम किया जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा खासा पैसा कमा लेता है तो वो व्यक्ति कभी कुपोषित नहीं होगा। साथ ही साथ उसको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा भोजन में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है, कौन से बॉडी के लिए आवश्यक है, यानी कि उसको अगर ज्ञान करा दिया जाए, ठीक है, तो कुपोषण दूर करने के सब उपाय हो सकते हैं। व्यक्ति को शिक्षित कर दिया जाए, उसको टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या पेपर के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उसको कुपोषण के बारे में अगर बताया जाए, ठीक है फ्रेंड, तो वो कुपोषण को दूर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा AS5 का यूनिट 4 आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगले सेशन में, अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग फिर से हम लोग S1 में आ जाएंगे, जहाँ पे मैंने सिर्फ अभी तक S1 का यूनिट 1 ही कवर किया। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर S1 का जो भी यूनिट है उसको कंप्लीट करा जाए, क्योंकि S1 और S2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 70 मार्क्स का होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत मार्क्स हमारा वो मैटर करता है वहाँ पे। तो अगले सेशन में हम लोग S1 का जो भी यूनिट बचा हुआ है 2, 3, 4, 5 उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।